नमस्कार, मैं राहुल कपिल आपका स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। इससे पहले हम एक सब्जेक्ट को भलीभांति कवर कर चुके हैं जो है सामान्य भूगोल। उस सब्जेक्ट में हमने विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ली और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई एवं ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ उसके बारे में भी हमने जाना। फिर हमने देखा अक्षांश, देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथियों के बारे में। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से उसको साइंटिफिक तरीके से हमने उसको पूरा किया और एक अच्छे निष्कर्ष के साथ हमने उसका एक रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत किया। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाओं के बारे में। इस चीज को सोचने से पहले हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि किस तरीके से ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद जब सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हम अपने ग्रह के बारे में भी बात और चर्चाएं करते हैं। तो पहली जो बात आती है तो किस तरीके से इसका निर्माण हुआ होगा, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने इसके लिए बहुत मत दिए। उस मत में जो संकल्पनाएं शामिल थी उसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। उन मतों में बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर से जानकारियां प्रस्तुत की। तो इसमें वो जो जानकारियां थी उसमें प्रस्तुत होने के कई आधार थे। क्या थे आधार थे? तो पहला जो आधार था वो कौन सा था? अद्वैतवादी। कौन सा था? अद्वैतवादी। पहले था अद्वैतवादी संकल्पना। कौन सी संकल्पना थी? अद्वैतवादी संकल्पना। और दूसरा इसमें था द्वैतवादी। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, इस अद्वैतवादी में हम देखते हैं कि एक पार्ट अद्वैतवादी है, एक द्वैतवादी है और एक अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है नवीन संकल्पना। कौन सी है? नवीन। कोई भी व्यक्ति जब सोचता है तो किसी भी स्तर से सोच सकता है, क्योंकि उसके सोचने का जो आधार है वो उसके दिमाग पे डिपेंड करता है कि वह किस तरीके से सोच रहा है। इसके लिए हम देखेंगे कि यह किस किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की गई। तो ये वो संकल्पना है जिसके बारे में हम कहते हैं कि सौर मंडल की जो उत्पत्ति है, सौर मंडल की उत्पत्ति। क्योंकि व्यक्ति जब सोचेगा नहीं तो क्या है, तो किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकता, यानी किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच सकता। सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई? एक वस्तु व तारा से। एक वस्तु या तारा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। द्वैतवादी क्या है? द्वैतवादी जो संकल्पना है वो क्या है? दो तारों के संयोग से ग्रह एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे। इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं। वो पहला पार्ट है हमारा कांट की वायव्य संकल्पना। कांट की कौन सी? कांट की वायव्य संकल्पना।
दूसरा है इसमें जो अद्वैतवादी संकल्पना के पार्ट देख रहे हो, लाप्लास। कौन सा है? लाप्लास परिकल्पना। कौन सी है इसकी? इन्होंने दी थी निहारिका। कौन सी दी थी? निहारिका संकल्पना। तो ये जो वैज्ञानिक थे या खगोल शास्त्री थे, इन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से इन संकल्पनाओं को दिया। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कांट परिकल्पना की। किसकी बात करेंगे? कांट परिकल्पना की। पहले हम बात करते हैं कांट। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये इसको देने वाले कौन थे? कांट महोदय थे। कौन थे? कांट महोदय। कांट ने इस परिकल्पना को दिया। कब दिया इसको? 1755 में। 1755 ईस्वी में इस परिकल्पना को दिया गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया ये जो परिकल्पना थी न्यूटन के सिद्धांतों पे और उसके नियमों पे आधारित थी। और इनका कहना ये था कि एक आद्य पदार्थ से जो भी हमारे ग्रह दिखाई देते हैं उनकी क्या है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो अब ये इन्होंने ये बात तो कह दी कि आद्य पदार्थ से, मगर इस आद्य पदार्थ के कारण जब इनसे पूछा गया कि इसका निर्माण हुआ तो ये इसके बारे में ये नहीं बता पाए। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा एक आद्य पदार्थ था भाई। क्या था? आद्य पदार्थ। इस आद्य पदार्थ में क्या होता है? टकराव होता है। क्या होता है? टकराव होता है। टकराव होने से क्या हो रहा है? तापमान क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। आद्य पदार्थ में क्या होता है? टकराव और तापमान। तो अच्छा, टकराव होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण है। ये कौन कह रहे हैं? कांट महोदय कह रहे हैं। टकराव होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। अब इस टकराव और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या तापमान में क्या है? बढ़ोतरी हुई है। फिर क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब इसी टकराव के कारण क्या हो रहा है भाई? जो पदार्थ है वो द्रव में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? द्रव से किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। अब वो गैस ठंडी हो रही है। ठंडी इतनी हो रही है ज्यादा ठंडी हो जाए तो वो किस में बदल रही है? गैसीय पिंड में बदल रही है। किस में बदल रही है? गैसीय पिंड में बदल रही है। अच्छा, अब गैसीय पिंड में बदलने से कारण क्या होता है कि ये केंद्रित होने लगता है। क्या होता है? इसका केंद्रीकरण होने लगता है। केंद्रित बोले तो संकेंद्रण लिखे उसको। संकेंद्रण होने लगता है। अब संकेंद्रण होने से क्या हो रहा है? परिभ्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है? परिभ्रमण। परिभ्रमण हो रहा है और उस परिभ्रमण में ही और भी आद्य पदार्थ मिल जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इसमें आद्य पदार्थ और मिल जाते हैं। पदार्थ तो का जमाव या मिलना। ठीक है, जमाव हो जाता है। ठीक है। इस घटना को होने के बाद फिर क्या होता है? इसका बढ़ता है आकार। इसका क्या होता है? इसका आकार में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से क्या होता है? परिभ्रमण में गति होती है। देखो यहीं पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। आकार बढ़ने से परिभ्रमण में क्या होता है? वृद्धि हो रही है। ये ऐसा ये कह रहे हैं, मगर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। वो हम जब आलोचना पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब परिभ्रमण में वृद्धि होने के बाद क्या हो रहा है? इसका जो ग्रेविटी फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है? वो भी बढ़ रहा है। जो गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या है? इजाफा हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है। अब गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो रहा है? अब केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण में क्या हो रहा है?
गुरुत्वाकर्षण में हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण घट रहा है। और घटने का कारण क्या है कि अपकेंद्रीय बल क्या हो रहा है, अपकेंद्रीय बल बढ़ रहा है। अपकेंद्रीय बल के कारण गुरुत्वाकर्षण क्या घट रहा है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है भाई, नौ छल्ले निकल रहे हैं इस अपकेंद्रीय बल के कारण। नौ छल्ले निकल रहे हैं और उन छल्लों से ही क्या है, वो छल्ले कैसे हैं, वो निहारिका में बदल रहे हैं। अब वो निहारिका किसमें बदल रही है, 9 ग्रहों में। और 9 ग्रहों में क्या हो रहा है, 9 ग्रहों से क्या है, हमारे उपग्रह बन रहे हैं। और उपग्रह के बाद क्या है, ये सारा सौरमंडल बनना है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ यानी बचा कुचा बीच का जो पदार्थ है, वो क्या बनना है, वो सूर्य बनना है। ऐसा है क्या कहना था, ये कौन कह रहे हैं, कांट महोदय कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आद्य पदार्थ का टकराव होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, द्रव और गैस में बदलते हैं, क्यों, तापमान बढ़ता है, ठीक है। गैसीय पिंड बनते हैं, फिर इनका संकेंद्रण होता है, फिर परिभ्रमण, और आद्य पदार्थ जो बाकी के होते हैं वो उसमें जमा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आकार में बढ़ोतरी, फिर परिभ्रमण में वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण क्या है कि अपकेंद्रीय बल बढ़ता है। और अपकेंद्रीय बल बढ़ने से क्या 9 छल्ले निकलते हैं जो निहारिका में बदलते हैं, और वो क्या 9 ग्रहों में बदलने के बाद उपग्रहों का निर्माण करते हैं। और जो बाकी का अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सूर्य कहलाता है। मगर इनकी जो आलोचना है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी एक आलोचना भी हुई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था, सबसे पहली आलोचना तो ये थी कि ये जो आद्य पदार्थ था वो आया कहां से, आद्य पदार्थ आलोचना कांट महोदय की आलोचना क्या थी, आद्य पदार्थ की उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, ये नहीं बता पाए कांट महोदय, ये नहीं बता पाए। और क्या नहीं बता पाए, और ये क्या है कि ग्रेविटी अचानक से कहां से आ गई, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहां से आया, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा कि टकराने से परिभ्रमण कैसे हो गया, तो भाई टकराव तो हो गया, टकराव से परिभ्रमण कैसे हुआ ये नहीं बता पाए। इसके बाद ये कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत था। क्या था, कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत के क्या था, विपरीत था। क्यों था, सिद्धांत के विपरीत क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब गति बढ़ेगी तो आकार क्या घटना चाहिए, यानी आकार क्या है, अगर कम हुआ तभी तो गति बढ़ेगी, तो आकार कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मगर ये कह रहे हैं आकार बढ़ गया और गति भी बढ़ गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये गतिक विज्ञान के नियम के, गतिक विज्ञान नियम के विपरीत हो गए, ठीक है। इन कारणों से कांट महोदय क्या है, इसको आगे नहीं चला पाए और इसको जो है यहीं पे रोक दिया गया। फिर इसके बाद जो आता है वो कौन है, वो है लाप्लास। तो लाप्लास की बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने निहारिका का जो सिद्धांत दिया था वो क्या था। तो निहारिका के सिद्धांत के बारे में अगर हम देखें तो लाप्लास ने क्या किया था कि एक पिंड से उत्पत्ति हुई, ये वही बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कांट की परिकल्पना को क्या किया, आगे बढ़ाया था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये 1796 की बात है, ये कब की, 1755 की। तो 1796
में देखते हैं हम, तो 1796 ईस्वी में इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। कौन सी लिखी थी? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इन्होंने इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था अपने सिद्धांत को। तो कांट महोदय क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक ही निहारिका थी जिससे 9 छल्ले निकले। क्या कहे? एक ही छल्ला निकला। ये कह रहे हैं एक छल्ला था और उसमें से क्या हुआ? 9 ग्रह बन गए, 9 ग्रह बन गए। ठीक है, तो 9 ग्रह यानी 9 छल्लों का निर्माण हो गया, इनका कहना ये था। ठीक है, और आगे ये कहते हैं उस निहारिका में वो क्या थी? गर्म थी। पहले वो उस निहारिका के बारे में देख लेते हैं। वो कैसी थी? गर्म थी। वो क्या कह रहे हैं? निहारिका कैसी थी? लाप्लास के बारे में बताते हैं ना। निहारिका गर्म थी, गर्म एवं और गैसीय पिंड में थी। और कैसी थी? गैसीय पिंड में। ठीक है, इसके बाद ये जो निहारिका थी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी, अपने अक्ष पे ये घूम रही थी, घूर्णन कर रही थी। ठीक है, और इसके बाद समय के साथ क्या है? ताप का इसमें बढ़ोतरी हो रही, ये भी कह रहे हैं। और सौर परिवार के बराबर इसका व्यास था। इसका व्यास कितना था? सौर परिवार के बराबर, सौर मंडल के बराबर इसका क्या था? व्यास। यानी कि ये सूर्य है और इसके जो चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे ग्रह हैं, तो इसके बराबर इसका क्या था? व्यास था। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? ये समय के साथ इसमें तापमान भी बढ़ रहा था, टेम्परेचर में क्या हो रहा था? बढ़ोतरी हो रही। देखो इस तरीके से शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, किसी से भी बराबरी कर लेना इसकी, ऐसा नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप ढंग से लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं मिस होगा। तो जब कोई निहारिका है, ये क्या है? निहारिका, इसमें क्या होगा? अभिकेंद्री बल होगा। कौन सा होगा? अभिकेंद्री, जो केंद्र की तरफ होगा। और जो ये बाहर लग रहा होगा वो कौन सा होगा? अपकेंद्री बल होगा। कौन सा बल होगा? अपकेंद्री बल होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है उसके कारण क्या? 9 भागों में ग्रह निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? 9 भागों में छल्ले निकल रहे हैं की उत्पत्ति हो रही है। और जो बचा हुआ भाग है, बचा यानी कि जो अपशिष्ट भाग है, अपशिष्ट भाग क्या है? वो सूर्य, यानी कि केंद्र में जो पार्ट बचा है, यानी जो भी पदार्थ बचा है वो क्या? सूर्य की क्या कर रहा है? सूर्य की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है। मगर इनकी भी एक आलोचना हुई। उस आलोचना में क्या था भाई? उस आलोचना में क्या था कि कोणीय आवेग के आधार को नहीं मान सकी। आलोचना में क्या था? कोणीय आवेग के नियम को नहीं फॉलो कर पाए ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था? छल्लों की संख्या। भाई 9 ही छल्लों में क्यों टूटे? 9 छल्लों में क्यों टूटे ये नहीं बता पाए भाई। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि एक 2 ग्रह है हमारे पास, कौन से? शनि और बृहस्पति। अगर ये अपनी बात पे अड़िग थे तो इनके जो उपग्रह हैं, इनके उपग्रह ऐसे हैं
जो इनके विपरीत दिशा में गति करते हैं। कुछ उपग्रह कैसे हैं जो इनकी विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये इसके नियम के क्या है, विपरीत जा रहे हैं। तो इस कारण ये अपने सिद्धांत को प्रतिपादित ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाए। ठीक है। द्वैतवादी तारों में हम देखते हैं कि किस तरीके से दो तारों के सहयोग से हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। किससे होता है? दो तारों के सहयोग से हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। इसमें पहले जो बात आती है वो किसकी आती है, वो हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे द्वैतारे के बारे में। द्वैतवादी में पहले जो बात आती है वो आती है चेम्बरलेन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। नेक्स्ट इसमें ही एक दूसरा पार्ट आता है, वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तीसरे नंबर पर आता है रसेल की द्वैतारक संकल्पना। एच.एन. रसेल थे, उन्होंने भी एक संकल्पना दी थी, रसेल की द्वैतारक। ठीक है। चौथे नंबर पर आती है ओटो सीम। किसकी आती है? ओटो सीम की अंतर तारक दूरी परिकल्पना। ओटो सीम की अंतर तारक दूरी परिकल्पना। ये सब संकल्पनाएं द्वैतवादी संकल्पना में ये वो संकल्पना है जो ये कहती है कि दो तारों के, क्या कहती है, दो तारों के सहयोग से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। क्या है? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे चेम्बरलेन परिकल्पना के बारे में। तो यह परिकल्पना क्या कहती है? यह परिकल्पना ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड में क्या था, जब सौरमंडल की उत्पत्ति हो रही थी तो उसमें एक दो तारे थे। उन दो तारों में क्या था, एक हमारा सूर्य था, एक अन्य तारा था जो कि वहां से गुजर के गया हमारे सूर्य के आसपास से। और सूर्य के आसपास से जब जो गुजर के गया तो यह जो है इसके नजदीक से होके गया और इसकी आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, सूर्य से कुछ पिंड बाहर निकल आए और उस आकर्षण शक्ति से वो जो पिंड बाहर निकले थे वो पिंड उस सूर्य के चक्कर लगाने लग गए और फिर बाद में वही पिंड ग्रहों का निर्माण में भागीदारी रहे। तो ग्रहों के निर्माण में चेम्बरलेन कहते हैं कि निहारिका से नहीं हुआ है इसका निर्माण, बल्कि ये क्या हुआ, ठोस पिंड से हुआ है। और जो एक भ्रमणशील तारा था जो इसके नजदीक से गुजरा सूर्य के, और इससे जो ग्रहाणु थे यानी कि जो अब ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा चेम्बरलेन ने कहा। ये कब कहा? ये कहा 1905 में। 1905 में वो क्या कह रहे हैं कि एक प्लूटो सूर्य था। क्या था? प्लूटो सूर्य। ठीक है। इसके पास से ही क्या हो रहा था कि एक तारा था, तारा मान लीजिए इस तरीके से कोई तारा था, वो क्या है इसके नजदीक से होके गुजरा। नजदीक होके गुजरने से क्या हुआ, इसके चारों तरफ क्या हुआ, जो
ग्रहाणु से वो इससे बाहर निकल आए और वो ग्रहाणु क्या होगा, इसके चक्कर लगाने लग गए। किसके? सूर्य के। सूर्य के चक्कर लगाने लगे और सूर्य के चक्कर लगाने से क्या होता, इनका ग्रहों का उत्पत्ति हुई। ठीक है। और चैंबरलेन ने बहुत कुछ दिया, इसी को हम कहते हैं क्या, चैंबरलेन की ग्रहाणु परिक्रमा। ग्रहाणु परिकल्पना कहते हैं, चैंबरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। चैंबरलेन ने पृथ्वी की उत्पत्ति की एवं संरचना के बारे में भी कहा है, यानी एक सिद्धांत दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना का भी सिद्धांत दिया है। ठीक है। और चैंबरलेन ने ही क्या, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, एवं पर्वत निर्माण में कैसे होते हैं उनके बारे में भी एक सिद्धांत दिए। निर्माण, ये सब सिद्धांत चैंबरलेन ने दिए। तो ये सब चीजें वो थी जो ये बताती थी कि दो तारों के संयोग से क्या हुआ है, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय कल्पना। जेम्स जीन्स क्या कहते हैं? जेम्स कहते हैं सौरमंडल का जो निर्माण है ना, वो सूर्य के नजदीक से एक तारा निकला, मतलब सूर्य एवं अन्य तारे के संयोग से ही बना है। जैसे मान के चलिए एक सूर्य है, इस सूर्य है, तो यहाँ से क्या एक तारा हो जाता है, ये तारा हो जाता है। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से एक फिलामेंट उत्पन्न होता है। क्या होता है? फिलामेंट उत्पन्न होता है। वो फिलामेंट क्या है, इससे टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि सूर्य के नजदीक से जो तारा निकलता है उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो क्या है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो ये सूर्य क्या है, ये सूर्य। अब इस सूर्य से क्या हुआ, ये फिलामेंट बाहर आ गया। क्या आ गया? फिलामेंट। इस फिलामेंट का जो आकार है वो बीच से क्या है, मोटा है, और साइड से कैसा, पतला है। और इसी के कारण हमारा जो सौरमंडल का जो आकार है वो इसी के जैसा ही है। कैसा है? बिल्कुल ऐसे, किनारों से पतला है, यानी कि जो बाहर बीच में क्या है, सूर्य मिलेगा, और अंततः कैसे ग्रह मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रह मिलते हैं। और इसी से क्या है, ग्रह एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये कौन कह रहे हैं? जेम्स कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जेम्स कह रहे हैं। ठीक है। तो इस उत्पत्ति के को समझने के लिए जेम्स की परिकल्पना समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो जेम्स क्या कह रहे हैं कि सूर्य के नजदीक से एक तारा निकल गया जो कि एक फिलामेंट का रूप लिया। कहां से? सूर्य से। तो सूर्य ने क्या किया, वो बाद में उसको छोड़ दिया और वो वापस भी नहीं जा पाया। फिलामेंट क्या है कि वो ये तो निकल गया, ये वाला जो तारा था ये तो बाहर चला गया, ये तो यानी कि हमारे सौरमंडल से बाहर चला गया, मगर ये क्या करके गया, एक फिलामेंट को तोड़ दिया। ये वाला जो फिलामेंट था वो टूट करके क्या हुआ, अलग हो गया। अलग होने पर वो कुछ इस आकार में तब्दील हुआ, जिससे क्या हुआ कि ग्रह जो उत्पन्न हुए वो उसकी जो उत्पत्ति हुई वो इस फिलामेंट से ही हुई। ऐसा किसने कहा? जेम्स ने कहा। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे रसेल की जो यथार्थ संकल्पना है। दूसरे ये है तीसरा। कौन है रसेल? तारक संकल्पना कौन सी है? द्वैतारक संकल्पना है।
ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं रसेल? रसेल कह रहे हैं कि दो तारे थे। क्या थे? दो तारे थे, जैसे कि ये सन है, तो ये क्या है? सूर्य। ठीक है, दो तारे थे, कुछ सूर्य के नजदीक से गुजर रहे थे। सूर्य के नजदीक से क्या हो रहा था? गुजर रहे थे। और मगर ये जो तारों की जो गति थी वो विपरीत थी। कैसी थी? एक दूसरे की क्या थी? विपरीत थी, एक दूसरे के विपरीत थी। और इनमें होता है क्या? टकराव होता है। क्या होता है? टकराव होता है। उस टकराव से क्या है? ये असंख्य पिंडों में बिखर जाते हैं, असंख्य पिंडों में बिखर जाते हैं। ठीक है, और वो जो असंख्य पिंड है वो क्या है? आपस में टूटने के बाद क्या करते हैं? इसके चक्कर लगाने लगते हैं। किसके? सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं और इसकी परिक्रमा करने लगते हैं। तो एक दूसरे के टकराने से क्या हुआ? इन टकराने से ही पिंड बने और उस पिंड से ही क्या हुआ? इनका ग्रहों का निर्माण होता है, ग्रहों की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? ग्रहों की उत्पत्ति से क्या होती है? उपग्रह की उत्पत्ति होती है। ये किसने कहा? रसेल ने कहा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ऑटोसिन के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑटोसिन क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये पहले तो ये कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। तो इनका कहना ये था कि जो ग्रहों की जो उत्पत्ति है वह गैस व धूलकणों से हुई है। तो इन्होंने ये तर्क दिया कि आकाशगंगा में से जब सूर्य आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था तो उस आकाशगंगा से सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति के कारण कुछ गैसीय मेघों को और धूलकणों को अपनी ओर क्या कर दिया? आकर्षित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? जो यहाँ पे कर दो, ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रह कह दो या सौरमंडल की उत्पत्ति गैसीय धूल कणों से हुई है। किससे हुई है? गैसीय धूल कणों से हुई है। इनका कहना ये था कि आकाशगंगा इस तरीके से, तो हमारा सूर्य क्या है? वहां से गुजरता था इस तरीके से, ये इस तरीके से गुजरता। तो इसने क्या किया? धूल कणों को आकर्षित कर दिया। धूल कणों को क्या कर दिया? अपनी ओर आकर्षित कर दिया। ये सूर्य, वो जो धूल के कण थे इसके चारों तरफ क्या है? इसकी आकर्षण शक्ति के कारण इसके चक्कर लगाने लग गए। जब चक्कर लगाने लग गए तो क्या हुआ कि ये ग्रहों में परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए? ग्रहों में। और तिन्हीं में से हमारी एक पृथ्वी है। तो ऑटोसिन ने ये परिकल्पना दी और इन्होंने ग्रहों की संरचना के बारे में सिद्धांत दिए। ग्रहों की संरचना, ठीक है, और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया। ये सिद्धांत ऑटोसिन द्वारा दिए गए हैं। और इनकी दूरी के बारे में भी, जो आपस में जो दूरी है ना ग्रहों की, उनके बारे में भी इन्होंने ये सिद्धांत दिए। सूर्य के नजदीक भारी और थोड़ा दूरी पे चलेंगे तो हल्के पदार्थ, ये सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। सूर्य के नजदीक भारी पदार्थ वाले ग्रह और दूर क्या दिया था? दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह। इन सब इस तरीके के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट
हम बात करते हैं नवीन परिकल्पनाओं के बारे में। तो नवीन परिकल्पना में हम देखते हैं तो एक ही परिकल्पना है जो सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य, जिसको आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? हम सामान्य भूगोल में पढ़ चुके हैं। वो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग का सिद्धांत। तो ये है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत क्या था? जॉर्ज लेमेंथियर ने इसको प्रतिपादित किया था। लेमेंथियर, ठीक है। ये हम पहले ही वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको बिग बैंग थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया गया। बेसिकली मैं इसको बेसिक तौर पे बता देता हूँ। तो 15 बिलियन वर्ष, 15 बिलियन मान के चलो, 15 अरब वर्ष, 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? आकस्मिक विस्फोट होता है एक सिंगुलर पॉइंट पर, आकस्मिक विस्फोट। वो विस्फोट क्या है? उस विस्फोट के कारण पदार्थ क्या होता है? पहले घने पदार्थ होते हैं, घने पदार्थों क्या होते हैं? पास पास आते हैं और वो है एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने पर क्या है? वह एक विशाल अग्निपिंड में बदल जाता है और बदलने का कारण है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। असंख्य क्या हो जाता है वहां पे? गुरुत्वाकर्षण असंख्य, असंख्य कह लो। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने से क्या है? आपस में आते हैं तो आपस में टक्कर होती है और टक्कर होने से क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट होने से क्या है? धूल के बादल बनते हैं, निहारिकाएं बनती है। निहारिका के बाद सौर मंडलों का निर्माण होता है। ठीक है। एलन गुतन ने, एक शख्स थे एलन गुतन, इन्होंने क्या किया था? स्पीति सिद्धांत का वर्णन किया था। स्पीति का वर्णन किया था। किसका किया था? स्पीति सिद्धांत का वर्णन किया था। इन्होंने कहा था इन्हीं काले, जो विस्फोट के बाद जो हमें अंधेरा दिखाई देता है, इन्हीं काले पदार्थों के समूहन से ही आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। इन्हीं काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगा का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्योंकि जो हमें अभी ब्रह्मांड में दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा क्या है? छुपा हुआ है रहस्य। ठीक है। जितना हम उसको जानने की कोशिश करते हैं वह उतना ही उलझता चला जाता है। एक साधारण से दिखने वाली घटना के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ब्रह्मांड को कि एक अदृश्य, आपको एक ब्लैक कलर का अदृश्य शक्ति हमको दिखाई देती है, वो अदृश्य जो शक्ति है वही ब्रह्मांड को बनाए रखी है, जिसे डार्क एनर्जी या डार्क ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, या ब्लैक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जो दिखाई तो नहीं देती मगर वो है, हमें महसूस कराती है कि वो है। क्योंकि जब हम तारों को देखते हैं तो तारों के आसपास जो हम अंधेरा देखते हैं वो क्या चीज है, उसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी रहस्यमय तरीके से उलझे हुए हैं। मगर क्या है, अगर उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है तो बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा जानकारी हमको प्राप्त होगी और बहुत सारे देशों से पर्दा उठेगा। आज हमने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। इसमें हमने देखा कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी के बारे में देखा, कैसे एक तारे से सौरमंडल का निर्माण होता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी। उसमें से हमने कांट के बारे में डिस्कस किया और लाप्लास जी के बारे में भी डिस्कस किया।
फिर इसके बाद हमने द्वैतवादी के बारे में देखा कि दो तारों के सहयोग से कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। उसमें हमने पढ़ा कि चैम्बरलेन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक कोण सिद्धांत को भी हमने अच्छे से जाना। फिर लास्ट में हमने देखा द्वैतारक सिद्धांतों में ओटो शिंड अंतर तारक दूरी परिकल्पना। फिर नेक्स्ट हमने नवीन परिकल्पना के बारे में भी जाना। तो इससे हमने ये देखा कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आगे हम इसी तरीके से क्लास को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।